सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें, दैट इज रिलेटेड टू सिस्टम मॉडलिंग. ओके, so what is system modeling? In the system modeling we have two terms. First one is system, second one is modeling. System क्या है? System क्या होता है? जैसे number of elements और कैन से components, number of elements और components जब एक साथ इंटीग्रेट होते हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. मॉडलिंग क्या है? उस सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है. मॉडलिंग क्या है? उस सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है. सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ सिस्टम with each model presenting a different view of perspective of that system. Means उस सिस्टम के डिफरेंट व्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिस्टम मॉडलिंग करते हैं. क्लियर? सिस्टम मॉडलिंग हैज नाउ कम टू मीन रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम with some kind of graphical notation which is now almost always based on notations in द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. इन मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए अपने पास एक लैंग्वेज है, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. उसमें कुछ नोटेशंस का यूज करके, ग्राफिकल नोटेशंस का यूज करके हम क्या करते हैं? सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज सिस्टम मॉडलिंग हेल्प्स द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम एंड मॉडल्स are used to communicate with customers. अगर सपोज हमने किसी सिस्टम का मॉडल बनाया हुआ है तो किसी भी एनालिस्ट को उसको समझने में आसानी होगी कि उस सिस्टम के क्या फंक्शनैलिटी है, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा. और अगर किसी कस्टमर के सामने हमें किसी सिस्टम को या अपनी किसी डिजाइन को रिप्रेजेंट करना है तो भी हम मॉडल का यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटिन्यूअस LTI सिस्टम, कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम. ये क्या चीज होती है? क्योंकि हम जितने भी मॉडलिंग करेंगे इस यूनिट में वो सारे LTI सिस्टम्स की मॉडलिंग करेंगे. तो पहले देखिए कंटिन्यूअस क्या होता है. कंटिन्यूअस मींस हम ईच पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी सिस्टम के रेस्पॉन्स को या उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें. वो टाइम के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है. टाइम कंटिन्यूअस हो जाता है. देन वी हैव L, T and I. L is linear. Clear? T is time. And I is invariant. Linear, time, invariant system. चलिए पहले लीनियर से समझते हैं. लीनियर क्या है? लीनियर मीन्स वी हैव अ रिलेशन between input and output. Linear relationship, input and output. इनपुट आउटपुट में क्या है? एक लीनियर रिलेशनशिप है. उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिस्टम बोलेंगे. क्लियर? इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इसको क्या है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड वन इज टाइम इनवेरिएंट. ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं. टाइम इनवेरिएंट मींस ऐसा सिस्टम जिसका रेस्पॉन्स टाइम के साथ वेरी नहीं करता, नॉट वेरी विद टाइम. इसको क्या बोलेंगे? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. इसको भी हम समझेंगे कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैसे होता है. देखिए सपोज वी हैव अ सिस्टम विद इनपुट एज xt एंड आउटपुट इज yt. ये सिस्टम LTI सिस्टम कहलाएगा. ये सिस्टम क्या कहलाएगा? LTI सिस्टम कहलाएगा. कब? जब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, लीनियर भी हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो. क्लियर? लीनियर भी होना चाहिए, टाइम इनवेरिएंट भी होना चाहिए. लीनियरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज
इनपुट पे मैंने पहला कोई इनपुट दिया, दैट इज x1 ऑफ t, आउटपुट क्या आया y1 ऑफ t। क्लियर। सिमिलरली मैंने इनपुट चेंज कर दिया, देन दैट इज x2 ऑफ t, एंड आउटपुट क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज y2 ऑफ t। लेकिन अगर मैंने इनपुट पर x1 t प्लस x2 t दोनों एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए या दोनों एक साथ अप्लाई कर दिए, तो आउटपुट में क्या रिलेशन आना चाहिए, y1 t एंड y2 ऑफ t, ये दोनों सेम ही आने चाहिए। जैसा इंडिविजुअल इनके आउटपुट्स हैं वैसे ही अगर हम सम करके इनपुट देते तो आउटपुट भी सम करके ही आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। अगर यहाँ पर कोई पैरामीटर है दैट इज सपोज अल्फा बीटा, देन आउटपुट में भी इनके अल्फा बीटा ही आएगा। यही चीज यहाँ रिप्रेजेंट की है। x1t का आउटपुट अगर y1t है, देन x2t का आउटपुट y2t है, देन अल्फा x1t प्लस अल्फा x2 ऑफ t रेस्पॉन्स क्या देगा, अल्फा y1 ऑफ t एंड बीटा y2 ऑफ t। तो सिस्टम क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। क्लियर। सिस्टम टाइम इनवेरिएंट कब होगा, टाइम इनवेरिएंट कब होगा, अगर सपोज इनपुट xt पर आउटपुट क्या है, yt है, फिर फॉर एनी टाइम डिले और टाइम डिले दैट इज टॉ। क्लियर। टाइम डिले हमने कंसीडर किया x ऑफ t माइनस टॉ। अगर t माइनस टॉ को हम पुट करें इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू क्या आएगा, टॉ। क्लियर। तो टाइम डिले कितने का आया, टॉ टाइम का आया। ठीक है। तो आउटपुट में भी सेम डिले आना चाहिए। आगे बात समझे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंस, की टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम इनवेरिएंस, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा, देन द सिस्टम कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर। देखिए टाइम इनवेरिएंस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। नाउ वी हैव इनपुट दैट इज xt, सिस्टम इन विच वी आर अप्लाइंग इनपुट xt। ये अपने पास सिस्टम है। इस सिस्टम का आउटपुट क्या आया, yt। यही सिस्टम हमने अभी शो किया था लास्ट स्लाइड में। ठीक है। xt को एज ए इनपुट सिस्टम में फीड किया, देन हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हमने इस आउटपुट को हमने क्या किया, डिले किया। इस आउटपुट को क्या किया, डिले किया। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम डिले या रेस्पॉन्स डिले। रेस्पॉन्स डिले। क्लियर। क्योंकि हमने रेस्पॉन्स को डिले किया है, डिले बाई टी नॉट। क्लियर। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, y ऑफ t माइनस टी नॉट। क्लियर। अब दूसरा केस और चेक करते हैं कि ये वाकई टाइम से डिपेंडेंट है या नहीं है। सेकंड केस क्या है, ये तो फर्स्ट केस हो गया अपना। सेकंड केस क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखें, हमने इनपुट को पहले से ही डिले में दे दिया, मतलब इनपुट को ही डिले कर दिया, देन उसके बाद सिस्टम में फीड किया। तो आउटपुट अपने पास अगर सिमिलर टू दिस प्रीवियस वन y ऑफ t माइनस टी इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर। पहला है रेस्पॉन्स डिले, जिसमें रेस्पॉन्स आने के बाद डिले प्रोवाइड किया है। दूसरा है डिलेड इनपुट, डिलेड इनपुट। क्लियर। इनपुट में डिले किया हुआ है, इसलिए डिलेड इनपुट का जो फिर आउट जो डिलेड इनपुट है उसको हमने सिस्टम में प्रोवाइड किया, देन हमारे पास रेस्पॉन्स आया। अगर दोनों रेस्पॉन्स सेम हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और अगर डिफरेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर। तो दो चीजें हैं, रेस्पॉन्स डिले एंड डिलेड इनपुट। अगर दोनों के आउटपुट सेम आ गए तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और अगर डिफरेंट है तो टाइम वेरिएंट सिस्टम। नीड ऑफ मॉडलिंग बहुत बेसिक्स हैं कि इस मॉडलिंग की जरूरत क्या है, नीड क्या है। प्रोफेसर जॉर्ज कहते हैं कि कोई भी मॉडल अप्रोप्रिएट नहीं है, या कह सकते हैं 100% करेक्ट नहीं है, बट सम आर यूजफुल। क्लियर। मॉडलिंग इज स्टिल अ की फीचर
to increase systems reliability, adaptability. Reliability means we can reliable on the system and adaptability means आप सपोज कोई न्यू फीचर आता है या न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अडेप्ट किया जा सके. क्लियर. टू मेक जनरेटिव प्रोग्रामिंग रियलिस्टिक, इट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम में चेंज करना है या कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, तो जनरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंप्रूवमेंट करना होता है, उसको रियलिटी में दिखाना ही क्या कहलाता है, जनरेटिव प्रोग्रामिंग रियलिस्टिक. तो मॉडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम को जनरेटिव प्रोग्रामिंग रियलिस्टिक बना सकते हैं. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मीन्स उस मॉडल को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं. रीयूजेबिलिटी बहुत सिंपल है, बार बार यूज करना उसको, वो सारी चीजें मॉडल के थ्रू बता सकते हैं. क्लियर. तो हमें मॉडल किसी भी सिस्टम को मॉडल करने के लिए क्या क्या क्यों रिक्वायरमेंट है वो चीज यहाँ पर बताई गई है. नाउ वी हैव मॉडल टाइप्स. देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ मॉडलिंग. फर्स्ट वन इज डेटा प्रोसेसिंग मॉडल. डेटा प्रोसेसिंग मॉडल नाम से समझ में आ रहा है वो कि डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है कोई सिस्टम, ये कौन शो करेगा, डेटा प्रोसेसिंग मॉडल. लिखा हुआ है शोइंग हाउ द डेटा इज प्रोसेस्ड एट डिफरेंट स्टेजेस. बिकॉज किसी सिस्टम में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज पे डेटा अलग अलग तरीके से प्रोसेस होता है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, डेटा प्रोसेसिंग मॉडल रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर. नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन मॉडल. कंपोजिशन मॉडल शोइंग हाउ एंटिटीज आर कंपोज्ड ऑफ अदर एंटिटीज. नाम से समझ में आ रहा है कंपोजिशन मतलब कई सारी चीजों को कंबाइन किया गया है, अब वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, कंपोजिशन मॉडल. आर्किटेक्चरल मॉडल शो करेगा प्रिंसिपल सबसिस्टम्स. मींस मेन सिस्टम कौन सा है, उसके सब सिस्टम कौन से हैं, ये आर्किटेक्चर शो करता है. ठीक है, इस तरीके के आर्किटेक्चर आपने देखे होंगे. उसके बाद फिर सब सिस्टम्स आ जाएंगे, ये आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग शोइंग प्रिंसिपल सब सिस्टम्स. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन मॉडल. क्लासिफिकेशन मॉडल्स मींस हाउ एंटिटीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो इसमें एंटिटीज ऐड हैं, जो एलिमेंट्स ऐड हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं उनको एक साथ शो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन मॉडल. क्लियर. एंड नेक्स्ट वन इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल. सिस्टम के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि पर्टिकुलर इवेंट के साथ उसका सिस्टम का रिएक्शन क्या रहता है, रेस्पॉन्स कैसा रहता है, ये कौन शो करेगा, रेस्पॉन्स मॉडल. यानी किसी एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं या नंबर ऑफ मॉडल्स हो सकते हैं. क्लियर. तो ये चीज आपको समझनी है. फिर से बता रहा हूं, डेटा प्रोसेसिंग मॉडल, कंपोजिशन मॉडल, आर्किटेक्चरल मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स मॉडल. स्टिमुलस क्या है, इसको स्टिमुलेट कराना यानी रन कराने के बाद क्या आउटपुट आता है अलग अलग स्टेजेस पे या अलग अलग इवेंट पर, वो सारी चीज रिप्रेजेंट करेगा स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स मॉडल. नाउ वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक. बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, किसी भी सिस्टम को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफाइन किया जाता है. जैसे सपोज हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था, ट्रांसमिशन पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लास्ट यूनिट थी जिसमें हमने ब्लॉक बनाया था. एक ट्रांसमिशन कैसे होगा, सोर्स होना चाहिए, सोर्स के बाद ट्रांसड्यूसर होना चाहिए, ट्रांसड्यूसर के बाद मॉड्यूलेटर होना चाहिए जो मॉड्यूलेट कर सके, देन ट्रांसमिशन मीडिया होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडिया के बाद वापस से रिसीवर, ट्रांसड्यूसर, ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो ये सब क्या है, पहला सोर्स, फिर ट्रांसड्यूसर, फिर मॉड्यूलेटर, ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम. तो ये क्या है, ब्लॉक्स हैं जो किसी भी सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो सिस्टम्स कैन बी मेड अप फ्रॉम अ रेंज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर एक सिस्टम डिफाइन किया जाता है या बनाया जाता है.
ईच बिल्डिंग ब्लॉक इज कंसिडर्ड टू हैव अ सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। देखिए जो सोर्स का वर्क है वो ट्रांसड्यूसर का नहीं है, या हम कह सकते हैं इन दोनों के, इन सब के वर्क क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हर ब्लॉक का एक डिफरेंट वर्क हो सकता है, एक डिफरेंट फंक्शन हो सकता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, एन electric circuit system which is made up from blocks which represent the behavior of resistance, capacitance and inductors। अलग अलग ब्लॉक है, रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, कैपेसिटर का ब्लॉक है, इंडक्टर का ब्लॉक है। अब इन सब को कंबाइन करके, by combining these building blocks, a variety of electrical circuit system can be built। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर यूज करके हम अलग अलग टाइप के सर्किट बना सकते हैं। जैसे केवल रजिस्टर्स का सर्किट बना दिया, कैपेसिटर्स का बना दिया। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स हैं, लेकिन ये अलग अलग ब्लॉक्स को यूज करके, क्योंकि इसकी कैपेसिटिव प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है? एंड ओवरऑल इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑब्टेन की जा सकती है। ये सिर्फ एक एग्जांपल्स पे समझाया था कि अलग अलग ब्लॉक्स को कंबाइन करके हमने एक सिस्टम बना दिया जिसके सिस्टम के इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशनशिप ऑब्टेन हो जाता है। अ सिस्टम बिल्ट इन दिस वे इज कॉल्ड लम्प्ड पैरामीटर। लम्प्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो डिस्क्रीट पैरामीटर्स होते हैं, जिनको हम अलग अलग यूज करके फिर इंटीग्रेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लम्प्ड पैरामीटर्स। क्लियर? इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग ब्लॉक से डिजाइन किया गया है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम। अब किसी सिस्टम को मॉडल करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं? These are modeling steps. Modeling steps. First one is determine modeling goal. मॉडल किस पर्पस से बनाना है वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। क्लियर? डिटरमाइन कंपोनेंट्स, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो हमें लिस्ट आउट करना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिटरमाइन कर रहे हैं। देन मॉडल सिस्टम लेआउट, उस सिस्टम का लेआउट बनाएंगे। ठीक है? वो सिस्टम क्या क्या कंसीडर कर रहा है, कैसा बनेगा, वो सारी चीज हम लेआउट बनाएंगे। फिर उस मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो उनको प्लेस करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा मॉडल इन कंपोनेंट्स के साथ सफिशिएंट है या वर्क कर सकता है। अगर नहीं, अगर हमें किसी और कंपोनेंट की जरूरत है तो हम उसको डिजाइन करेंगे, डिजाइन न्यू कंपोनेंट। देन टेस्टिंग वर्क शुरू होता है कि जो नया कंपोनेंट डिजाइन किया है उसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले डिजाइन कंपोनेंट को क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। अगर वो सही हो जाता है तो हमने बाकी जितने कंपोनेंट लगाए हैं उनको टेस्ट करेंगे, दैट इज टेस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट अगर सही वर्क कर रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा पूरा सिस्टम बन जाएगा और सिस्टम को फिर टेस्ट करेंगे कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है? तो इस तरीके से ये डिजाइनिंग स्टेप्स हैं। पहले आपको मॉडलिंग गोल फाइंड आउट करना है कि हमें मॉडल बनाना किस पर्पस से है, क्या हम फंक्शनल मॉडल बनाएं, क्या हम आर्किटेक्चरल मॉडल बनाएं। ये सारी चीज हमें पहले से डिजाइन करनी होगी, क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके। देन हमारे मॉडल का लेआउट क्या होगा, मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एनालाइज करेंगे कि अगर हमें कोई क्या जितने कंपोनेंट अवेलेबल हैं उतने सफिशिएंट हैं, अगर नहीं तो नया डिजाइन करना है। नए डिजाइन को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद सिस्टम के जितने बाकी कंपोनेंट थे उनको टेस्ट करेंगे। इनके बाद हम उसको इंटीग्रेट करके उसको टेस्ट करेंगे और ओवरऑल सिस्टम डिजाइन करके उसको टेस्ट करेंगे। क्लियर? इंटीग्रेट करने के बाद सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और सिस्टम का जो ओवरऑल रेस्पॉन्स है उसको हम चेक करेंगे। तो ये क्या है? सारे सिस्टम क्या कहते हैं? स्टेप्स हैं, मॉडलिंग स्टेप्स। मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स। अभी हमने क्या है, सिस्टम्स को, सिस्टम मॉडलिंग क्या होती है ये तो समझ में आ गया कि किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है
उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गई। लेकिन अब हम क्या समझेंगे, हमें क्या करना है कि कोई सिस्टम है उसकी मॉडलिंग करनी है। ठीक है, कोई सिस्टम है तो उसको रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स कौन कौन से हैं? मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम एंड थर्मल सिस्टम। इनको क्या है, हमें उनकी मॉडलिंग करनी है। अब यहां पर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे कि अगर मैकेनिकल सिस्टम है कोई तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम, सबसे पहले मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। On the basis of rotation, or can say on the basis of movement in the mechanical system, we can classify mechanical system in two categories. First one is translational mechanical system and second one is rotational mechanical system. Translational and rotational. What is the difference between translation and rotational? The movement along a straight line, it comes in translational mechanical system. अगर कोई मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसलेशनल है, इसका मतलब यह है कि जो वो उसमें मूवमेंट हो रहा है वो किसी लाइन के अक्रॉस होता है, किसी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अक्रॉस उसके मूवमेंट हो रहे हैं। क्लियर? तो इन दोनों को बेसिक डिफरेंस क्या है, उनके मूवमेंट के ऊपर हमने क्लासिफाई किया है। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है तो ट्रांसलेशनल, अगर किसी एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहा है तो रोटेशनल। These systems mainly consist of three basic elements. Those are mass, spring, dashpot और damper. इसमें तीन बेसिक एलिमेंट हैं, मास, स्प्रिंग एंड डैशपॉट। क्लियर? मास आपने देखा होगा, कोई भी बॉडी है जिसमें पर्टिकुलर मास होता है उसको हम मास एलिमेंट बोलेंगे। स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग इस तरीके से होती है। और डैशपॉट, डैशपॉट में हम क्या कर सकते हैं, एक डैम्पर टाइप बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डैशपॉट बनता है। ये हो गए आपके ट्रांसलेशनल एलिमेंट जिसमें मास, स्प्रिंग एंड डैशपॉट है। क्लियर? सिमिलरली तीन एलिमेंट रोटेशनल में भी होते हैं। फर्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट, सेकंड वन इज टोरेशनल स्प्रिंग एंड थर्ड वन इज डैशपॉट। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर भी एंगुलर मूवमेंट आएगा वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर वर्क करेगा, क्योंकि वो किसी पोजीशन के अक्रॉस, किसी एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहा है, क्योंकि उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। जबकि ट्रांसलेशनल में क्या लगेगा, फोर्स। तो जब ट्रांसलेशनल मोशन है तो हम उसको फोर्स बोलते हैं और जब एंगुलर मोशन है तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। क्लियर? टॉर्जनल स्प्रिंग है, स्प्रिंग होगी सिमिलर, बट उसका जो मूवमेंट है वो क्या है, एक एक्सिस के अक्रॉस होगा। ऐसे ही डैशपॉट भी होगा, बट उसका जो मूवमेंट है वो भी अक्रॉस के किसी एक्सिस के अलोंग होगा। अब जो स्प्रिंग है, इसको अगर मैं इसको मूव करता जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये कंप्रेस हो जाएगी, तो इसके पास कोई ना कोई एक एनर्जी आ जाएगी। तो इन सब चीजों को हम डीपली पढ़ने वाले हैं, इनके एलिमेंट्स को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। चलिए फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, ट्रांसलेशनल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशनल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मॉडलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। फर्स्ट वन इज मास। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी। कोई एक मास है जिसका मास m है, या कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, इस पर अगर हमने सपोज एक मास एक सरफेस पर रखा हुआ है तो इसमें इनिशियली कोई भी एनर्जी नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको फोर्स अप्लाई कर दिया किसी भी डायरेक्शन से तो इसके पास क्या होगी, मोशन होगा। क्या होगा, मोशन होगा। और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी। तो इस मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी। तो जो मास है वो कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि अगर फोर्स या मोशन नहीं है तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है। अगर मास पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया F इस डायरेक्शन में तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, दैट इज x। लेकिन ये जो मास है ना, ये क्या चाहता है कि मैं जिस कंडीशन में हूं उसी कंडीशन में रहूं, इसलिए क्या करता है, उस फोर्स को, उस मोशन को अपोज करता है और अपोजिट में एक फोर्स लगाता है, दैट इज Fm। और ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। क्लियर। और एक्सेलरेशन जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाती है, Fm इक्वल्स टू ma। ओके। और एक्सेलरेशन को हम x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो जो अप्लाइड फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसके बराबर हो जाएगा, m d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ x। ये अपनी पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या हो गई, ये पहले एलिमेंट के लिए इक्वेशन हो गई कि अगर इस एलिमेंट पर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो उसके अपोजिट में भी एक फोर्स अप्लाई होगा जो किसके बराबर होगा, m d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर x। क्लियर। Similarly, we have second element, that is spring. Spring is an element which stores potential energy. आप किसी स्प्रिंग को इलोंगेट कीजिए या कंप्रेस कीजिए। सपोज आपने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो एकदम ये इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, यानी ये मोशन की वजह से इसके में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आपने इसको कंप्रेस किया तो उसकी पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी आ गई। इसलिए इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो पोजीशन की वजह से आती है वो पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो अगर आपने किसी स्प्रिंग को फोर्स F से पुल किया तो इस एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, x होगा। और ये स्प्रिंग क्या करेगी, उस फोर्स को अपोज करेगी, यानी उस मूवमेंट को अपोज करेगी और उसके अपोज में एक फोर्स लगाएगी, दैट इज Fk। This is spring force and this spring force is directly proportional to displacement। और इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट। क्लियर। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया कि अप्लाइड फोर्स और इसका जो अपोजिंग फोर्स है वो इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, F बराबर kx। ये किसकी वजह से आई, स्प्रिंग के अपोजिट फोर्स की वजह से आई। क्लियर। नेक्स्ट है डैशपॉट। डैशपॉट, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डैशपॉट B देन इट इज अपोज्ड बाय एन अपोजिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द डैशपॉट। जब डैशपॉट में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहां पर एक फ्रिक्शन वर्क करता है, ठीक है। इस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वो किसका अपोज करता है, इस मूवमेंट का अपोज करता है, तो वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। तो यहां तो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया और यहां पर एक डैम्पिंग फोर्स लगा, जिसको हम डैम्पिंग फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट टू वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से मोशन हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आता है, दैट इज b। क्लियर। तो जो अपोजिंग फोर्स है डैशपॉट का वो किसके बराबर होगा, b dx बाई dt के, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम सारी बात इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हैं। देख लीजिए जो लास्ट इक्वेशन आ रही है वो x के टर्म में आ रही है। जो अप्लाइंग फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में
अपोजिंग फोर्स के, देन F इक्वल्स टू बी डी एक्स वाई डी टी। क्लियर? ये अपनी तीसरी इक्वेशन आ गई। तो तीनों एलिमेंट के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को कंबाइन करके एक मैकेनिकल सिस्टम बनाऊं तो उसमें ओवरऑल क्या इक्वेशन आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं मॉडलिंग ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की। अभी हमने ट्रांसलेशनल की बात की थी, अब हम रोटेशनल की बात करेंगे। रोटेशनल में हमारे पास सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी। सपोज कोई बॉडी है जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स को हम रोटेशनल टर्म में क्या बोलेंगे? टॉर्क। ठीक है, क्योंकि हम रोटेटिंग फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज टॉर्क। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई कर दिया हमने टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। अब ये जो बॉडी है वो उस मोमेंट का, उस एक्सिस के मोमेंट, एक्सिस के अलोंग मोमेंट को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो ये भी अपोजिट में क्या लगाएगी? एक टॉर्क लगाएगी, दैट इज टी जे। क्लियर? ये टॉर्क जो ये अपोजिंग में लगा रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली टू एंगुलर एक्सीलरेशन। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रूल क्या है? जो बॉडी जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है। ठीक है, तो वो अपोज करती है। तो उसके अपोज में इसने फोर्स लगाया, टी जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। जबकि अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें, ट्रांसलेशनल में जब बॉडी पर हमने कोई फोर्स लगाया था तो एफ एम इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था। यहां क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और यहां क्या है? सॉरी, एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, सिमिलरली यहां एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा और यहां एंगुलर, सॉरी यहां लीनियर एक्सेलरेशन था। और एंगुलर एक्सेलरेशन को एंगुलर थीटा के टर्म्स यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी थीटा डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं कि जब ये रोटेशन इक्वल हो जाएगा, मतलब इस ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? टी इक्वल्स टू जे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ थीटा। ये किसके लिए है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात हो रही है। क्लियर? इसी तरीके से टॉर्जनल स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के अलोंग तो क्या होगा? आपने खिलौने वाली गाड़ी देखी होगी जिसमें हम चाबी भरते हैं और वो एनर्जी स्टोर कर लेती है। वो इस तरीके से एनर्जी को स्टोर कर लेती है और जैसे ही आप चाबी हटाते हैं तो ये एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, क्योंकि उसने एनर्जी को स्टोर ही पोजीशन की फॉर्म में किया है। ठीक है, इस पर भी हमने टॉर्क अप्लाई किया टी, तो ये स्प्रिंग भी क्या करेगी? इसका अपोज करेगी, यानी इसके अपोजिट में एक टॉर्क लगाएगी, दैट इज टी के। और टी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? स्टिफनेस कांस्टेंट, टी के इक्वल्स टू के थीटा। क्लियर? तो एक तो हो गई ट्रांसलेशनल स्प्रिंग की बात और एक होगी टॉर्जनल स्प्रिंग की बात, जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के एलिमेंट के लिए? टी इक्वल्स टू के थीटा। थर्ड एलिमेंट है डैशपॉट। डैशपॉट क्या है? इफ अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन डैशपॉट बी देन इट इज अपोज्ड बाय एन अपोजिंग टॉर्क। अब देखिए यहाँ टॉर्क लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हम एंगुलर मूवमेंट कर रहे हैं ड्यू टू द रोटेशनल फ्रिक्शन। अब उस रोटेशन, अगर हमने कोई टॉर्क अप्लाई किया तो इसके अपोज में भी एक टॉर्क अप्लाई होगा, जो किसकी वजह से होगा? फ्रिक्शन की वजह से होगा, जो होगा फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, उस टॉर्क को हमने क्या नाम दिया?
टी बी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको स्मॉल यूज कर लिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। देखिए स्प्रिंग के लिए क्या था, जो एफ के था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था। अब टाइम थोड़ा कम रह गया है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, और जो डैशबोर्ड है उसका क्या था, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी को थीटा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। देन वी हैव थर्ड इक्वेशन फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो तीन एलिमेंट दोनों में थे, लीनियर में भी थे, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में भी थे, और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में भी थे। इन तीनों एलिमेंट को हमने इनकी इक्वेशन के साथ पढ़ा कि अगर ये एलिमेंट सिस्टम में यूज है तो उनकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।